नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनसीआर में सर पर दौड़ रहे हैं 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन, संबंधित विभाग बना बेखबर। गोविंदगढ़ में लैब संचालकों के खिलाफ हुई कार्रवाई, झोलाछाप डॉक्टरों में मचा हड़कंप। आखिर कहां गया जयसमंद बांध का 11 फुट पानी, संबंधित विभाग को नहीं है सटीक जानकारी। ज्योति चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने नहीं लिए फायर एनओसी, हो सकता है बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के 160 फुट रोड पर स्थित ज्योति चिल्ड्रन हॉस्पिटल का करीब लगभग 30% हिस्सा फाइबर शीट से बना हुआ है, जो ज्वलनशील पदार्थ है। ताजुब यह है कि इस चिल्ड्रन अस्पताल के पास सबसे महत्वपूर्ण फायर एनओसी ही नहीं है और जिला मुख्यालय पर प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। वैसे अलवर शहर के 160 फीट रोड पर वर्तमान में कई नामचीन अस्पताल संचालित हैं, जिनके पास उच्च कोटि के अत्याधुनिक भवन और सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। सभी सुविधाओं से लैस इन सभी बड़े अस्पतालों के पास फायर एनओसी से लेकर सभी प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम मौजूद हैं। इन अस्पतालों के भवन भी अस्पताल चलाने के लिए उपयुक्त भवन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी ये बड़े बड़े सभी अस्पताल सबसे विश्वसनीय अस्पताल होने का दावा नहीं करते हैं। जबकि दूसरी ओर ज्योति चिल्ड्रन हॉस्पिटल ये दावा करता है कि यह अस्पताल अलवर का सबसे विश्वसनीय अस्पताल है। जबकि अस्पतालों के लिए बने नियमों के अनुसार देखा जाए तो इस अस्पताल का भवन एक दरवाजे के साथ नगर निगम से मिलने वाली फायर एनओसी के बिना और फाइबर शीट जैसे ज्वलनशील पदार्थ के साथ संचालित हो रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। ऐसे में यह कैसे मान लिया जाए कि बच्चों का यह अस्पताल बच्चों के लिए सुरक्षित है। बहरहाल जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण बच्चों का यह अस्पताल फायर एनओसी नहीं होने और फायर के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण कभी भी मासूम बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशानुसार खनिज अभियंता मनोज शर्मा व उनकी टीम द्वारा सोमवार को हसनपुर माफी तिजारा में एक डंपर खनिज चेजा पत्थर सहित जब्त कर संबंधित थाने को सुपुर्द किया। इसी प्रकार खनिज विभाग की टीम द्वारा मंगलवार मध्यरात्रि पश्चात ततारपुर मुंडावर में कार्रवाई की गई, जिसमें एक डंपर स्टोन डस्ट, एक ट्रेलर सिलिका सैंड और 2 डंपर खनिज बजरी के अवैध परिवहन में लिफ्ट पाए गए, जिनको जब्त कर ततारपुर पुलिस थाना को सुपुर्द कर दिया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निरंतर अवैध खनन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि जिले में अवैध खनन पर अंकुश लग सके। प्रदेश के 100 युवा एवं प्रगतिशील किसान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों के हित में निरंतर फैसले ले रही राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले चरण में इन प्रगतिशील युवा किसानों को उन देशों में भेजा जाएगा जहां कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं एवं उच्च तकनीक के प्रयोग से कम जगह में अधिक फसल उत्पादित की जा रही है। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत चयन के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं, उनमें कृषक के पास कम से कम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि का भू स्वामित्व हो, पिछले 10 वर्षों से लगातार खेती कर रहा हो, कृषक द्वारा उच्च कृषि तकनीक जैसे संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग और सौर ऊर्जा पंप, ड्रोन फर्टिगेशन, ऑटोमेशन, फार्म पोन डिग्गी अपनाई जा रही हो आदि शामिल हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
गोविंदगढ़ कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने 3 लैब संचालकों पर एसडीएम सोनू कुमारी, प्रशिक्षु आईएएस, सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेश बैरवा, बीसीएमएचओ निशी अग्रवाल, सीएचसी प्रभारी राकेश टूटेजा की टीम ने कार्रवाई करते हुए लैब संचालकों की 3 दुकानों को बंद करने के मौखिक निर्देश दिए। जांच के दौरान अलवर पैथ लैब, कविता लैब, रितिका लैब जो कि बिना डिग्रीधारी द्वारा संचालित की जा रही है और साथ ही बायो वेस्ट का निस्तारण भी अवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। इधर लैब संचालकों पर कार्रवाई होते देख कस्बे के झोला छाप डॉक्टर दुकानें बंद कर फरार हो गए। टीम के द्वारा सीएचसी गोविंदगढ़ का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर नसीब खान की टेबल पर कविता लैब की जांच रिपोर्ट मिली, जिसका उनके द्वारा संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिल पाया। इसके अतिरिक्त जनरल वार्ड में मरीज के हाथों में अलवर पैथ लैब की रिपोर्ट मिली, जिस पर मरीज ने बताया कि उसे डॉक्टर ने वहां जांच के लिए भेजा था। प्रशिक्षु आईएएस ने प्रसूता वार्ड का निरीक्षण किया। एसडीएम सोनू कुमारी प्रशिक्षु आईएएस ने प्रसूता वार्ड में महिलाओं से वहां की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली, साथ ही उन्हें यह पूछा कि यहां पर किसी के द्वारा आपसे पैसे तो नहीं लिए गए, जिसमें महिलाओं ने वहां पर किसी भी प्रकार के पैसे लिए जाने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर फैली गंदगी को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और अस्पताल प्रशासन से इसमें सुधार लाने की बात कही। क्या कार्रवाई है, किन किन लोगों पे आप लोगों के द्वारा लॉक लगाया गया है और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, कब तक एफआईआर दर्ज हो जाएंगे? देखिए सर, गोविंदगढ़ से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो अस्पताल के सामने लैब है, वहाँ लैबों का जो संचालन है अवैध तरीके से हो रहा है। और आज जब इनका औचक निरीक्षण किया गया तो जितनी भी लैब पाई गई, उसमें कविता लैब, अलवर पैथ लैब और भी कई लैब हैं, तो उन सभी लैबों में एक तो डॉक्टर नहीं पाया गया। मुख्य तो ये है कि बिना डॉक्टर के ही वो सारे मरीजों की जांच कर रहे थे। और अधिकतर जो लैब है उनमें लैब टेक्नीशियन भी प्रशिक्षित नहीं पाए गए, ना ही कोई एक्सरे टेक्नीशियन पाया गया। तो इन तीनों लैबों पे अभी हमने सीज करवा दी हैं। और आज की जो कार्रवाई थी इसमें हमारे साथ एसडीएम मैडम और डिप्टी सीएमएचओ, सीएचसी प्रभारी और ब्लॉक सीएमएचओ ये सब लोग भी साथ थे। और इसके अतिरिक्त ये है कि इन जो लैब्स हैं इनका बायोमेडिकल वेस्ट आदि का भी जो संधारण था वो पूरी तरह से सही नहीं था। और यह भी संज्ञान में आया है कि यहाँ से जो अधिकतर जांचें वगैरह जा रही हैं वो अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा लिखी हुई यहाँ पाई गई इनके रजिस्टरों में। तो उसको भी ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर अपनी मर्जी से मरीजों को बाहर भेज रहे हैं या खुद उनको बाहर जा रहे हैं। अस्पताल के अंदर भी जब हम गए तो ये देखा कि मरीजों की संख्या काफ़ी तादाद में है और सीएचसी पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, क्योंकि यहाँ पर ले दे के 2 ही वार्ड है, जिसमें एक जनाना के रूप में काम में आ रहा है क्योंकि यहाँ डिलीवरी लोड भी काफ़ी है, और दूसरा एक वार्ड है जिसमें मुश्किल से 8-10 पेशेंट ही रखे जा सकते हैं। और वर्तमान में पेशेंट लोड ज़्यादा है, डॉक्टर्स की कमी है। तो इसके लिए हम राज्य सरकार को भी प्रस्ताव भिजवाएंगे कि भाई डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाएं और ये सीएचसी जो है इसके नए भवन का तकमीना बना करके भी उस स्तर पर भेजा जाएगा, जिससे कि नवीन सीएचसी भवन का निर्माण हो। सर एफआईआर कब तक दर्ज जाएंगी? सर एफआईआर के लिए सीएचसी इंचार्ज को निर्देशित कर दिया गया है और एसडीएम मैडम से तहसीलदार साहब, बीसीएमओ साहब, आपका सीएचसी इंचार्ज और आयुर्वेदिक अधिकारी के उसमें जो कमेटी है उसके कमेटी के आधार से ये एफआईआर दर्ज होगी। तो सीएचसी इंचार्ज साहब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो अपन को जो वरिष्ठ अधिकारी है वो दे देनी है, उसके आधार पर। डॉक्टर नसीब खान के पास आपने जेनरिक दवाओं का वो पीजी दवाओं का पर्चा पकड़ा था, उस पर क्या एक्शन होगा? वो पीजी दवा लिख रहे हैं जबकि ऐसा गलत है। नसीब खान को ये निर्देशित कर दिया गया है कि आप अगर घर पे भी मरीज देखेंगे तो जेनरिक दवाएं लिखें। तो इस चीज़ के लिए हमने उसको निर्देशित कर दिया कि आगे भी अगर इस प्रकार की कार्रवाई पाई जाती है तो मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि उनके इस तरह के जो पर्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ये सुनने में आया है कि महंगी दवाइयाँ लिख रहे हैं, पीजी ब्रांड लिख रहे हैं, जिससे कि मरीज पे अनावश्यक रूप से भार पड़ रहा है। तो वो आप एकत्रित करके बताइए, उसके लिए फिर हम एमसीआई और आरएमसी को लिखेंगे जिससे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। सर जो लैब संचालक कार्रवाई अलवर एनसीआर में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर रोक के बावजूद आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की मेहरबानी से सर पर दौड़ रहे हैं। दरअसल बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार ने एनसीआर में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगा रखी है, लेकिन इस ओर संबंधित विभागों का कतई ध्यान नहीं है। अलवर शहर में चोपड़ा फास्ट फूड का वाहन प्रतिदिन एसएमडी सर्किल के पास समस्या कार्यालय के बाहर खड़ी रहती है। यह डीजल गाड़ी 1990 की बताई जाती है। इसके बावजूद यह गाड़ी अलवर की सड़कों पर बेरोक टोक दौड़ती है। ऐसे अनेक डीजल वाहन हैं जो 10 वर्ष पुराने हैं, लेकिन इस ओर संबंधित विभाग का कोई ध्यान नहीं है।
जिले भर में इस वर्ष लगातार बरसात होने से जिले के अमूमन बांध लबालब भर गए, लेकिन ताज्जुब यह है कि जिस रफ्तार से वर्षों से सूखे बांध भरे, उसी रफ्तार से बांधों का जल स्तर गिर रहा है। जल स्तर गिरने की ठोस वजह क्या है, इसका पुख्ता जवाब जलदाय विभाग और सिंचाई विभाग के अफसरों के पास शायद ही नहीं है। शहर के मुख्य बांध जयसमंद बरसात से भर गया था। अब तक बांध का पानी करीब 15 फुट होना चाहिए, लेकिन बांध में सिर्फ 4 फुट पानी बचा है। ताज्जुब यह है कि बिना चटक धूप निकले बांध का जल स्तर क्यों घट रहा है। कुछ दिन में ही 11 फुट पानी कहां गया, यह रहस्य बना हुआ है। यह शहर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। बांध का पानी जमीन में जाता है तो यह बेशक फायदेमंद है। जल स्तर घटने की वजह संबंधित विभाग के पास नहीं हो, लेकिन कतिपय जानकारों का कहना और मानना है कि जयसमंद बांध के पानी से अलवर शहर की जल आपूर्ति करने की बजाय जयसमंद की चारों तरफ 2 किलोमीटर की परिधि में सामान्य की बजाय अधिक पावर की अवैध बोरिंग है। इन बोरिंग की वजह से ही जयसमंद बांध का पानी लगातार घट रहा है। जयसमंद के चारों तरफ स्विमिंग पूल, मैरिज गार्डन, फैक्ट्रियां, फार्म हाउस, होटल, रेस्टोरेंट सहित बसी अवैध कॉलोनियों में अवैध बोरिंग है। अवैध कॉलोनियों में कृषि के नाम पर स्वीकृत कराई गई बोरिंगों से लगातार विशेषकर गर्मियों में ऊंचे दामों में अलवर शहर में टैंकरों से सप्लाई होती है और टैंकरों से सप्लाई भी जलदाय विभाग ही करवाता है। इसी प्रकार जयसमंद बांध के आसपास स्थित मैरिज होम, होटलों, फैक्ट्रियों, फार्म हाउस और अन्य व्यावसायिक स्थलों, इमारतों में भी बोरिंग लगी हुई है, जिससे कीमती पानी को वेस्ट किया जाता है। ताजुब देखिए कि गर्मियों में शहर के लोगों के सामने पेयजल एक गंभीर समस्या हो जाती है, लेकिन जयसमंद बांध के इर्द गिर्द पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। जलदाय विभाग की इन्हीं प्राइवेट बोरिंगों से अलवर शहर में टैंकरों से वार्ड वाइज पानी सप्लाई करता है, लेकिन जलदाय विभाग की अमूमन बोरिंग नकारा साबित हो जाती है। आखिर क्या वजह है कि सरकारी बोरिंग कुछ वर्षों बाद जवाब दे देती है, लेकिन निजी बोरिंग में पानी चलता रहता है। जिला प्रशासन को समय रहते आगामी गर्मी को देखते हुए अवैध बोरिंग या फिर बोरिंग का पानी बेचने और वेस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे अलवर शहरवासियों को आगामी गर्मी में होने वाली पेयजल किल्लत से राहत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और मैं आज आया हूँ जयसमंद बांध में और हम चर्चा करेंगे। एक बड़े ही गंभीर विषय चल रहा है आजकल पानी का, उस पर बात करेंगे। अभी जो मानसून का दौर है चल रहा है, काफी दिन हो गए और जयसमंद में जो पानी, ये जो जयसमंद है, इसमें जयसमंद में अब तक जो पानी है 15 फुट के करीब होना चाहिए था, जो अब 4 फुट है। कहाँ ये जो पानी है 11 फुट कहाँ सूख गया, कहाँ जा रहा है? जानकार कह रहे हैं कि ये पानी जो है जमीन के अंदर जाना है। जमीन में जा रहा है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, जमीन में जाना चाहिए। पर इसकी परिधि के जो 2 किलोमीटर के अंदर काफी सारे बड़े बड़े फार्म हाउस, फैक्ट्रियां और मैरिज गार्डन खुले हुए हैं और लोग जानकार जो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बोरिंग है वो बड़ी बड़ी बोरिंग है और सैकड़ों की मात्रा में बोरिंग लगी हुई है, जिसका पानी ये जो जयसमंद जो जमीन में जा रहा है पानी जयसमंद का, वो खींच रहे हैं, वो उपयोग कर रहे हैं। जब जयसमंद का पानी वो ही खींचेंगे तो इस जयसमंद को भरने की आवश्यकता क्या है? जब कमर्शियल ही यूज होगा तो सरकार का पैसा क्यों लग रहा है, जब कमर्शियल लोगों का पैसा क्यों नहीं लग रहा? अभी सरकार एक नई स्कीम लेके आई है 33 करोड़ रुपए की, जिससे कि जयसमंद की जो नहर है उसको पक्की की जाएगी और पानी को यहाँ लाया जाएगा नटनी गवारा से। वो 33 करोड़ जो खर्च हो रहे हैं वो किन पे खर्च होंगे? जनता पे। जनता तो इस पानी को उठाएगी नहीं फायदा। यहाँ के आसपास की फैक्ट्री है, एक बड़ी फैक्ट्री है अलवर की, वो फायदा उठाएगी? या यहाँ पे जितने भी फार्म हाउस है, आपके वाटर पार्क हैं, वो उठा रहे हैं? आम जनता को जयसमंद में पानी भरेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। आप देखिए, ये जितने भी जंगली पेड़ और लगे हुए हैं, इस पे आज तक काम नहीं हुआ। ये वहां पे आप देखिए बुर्जा की तरफ फैक्ट्रियां, वहां फैक्ट्री है बुर्जा की तरफ, और मेरे भाई से कहूंगा इधर की तरफ और दिखाएं, भाकेड़ा, इधर देखिए आप, इधर फार्म हाउस और आपको काफी सारे वो मिलेंगे, वाटर पार्क मिलेंगे। आप स्थिति देखिए जयसमंद की, आप पानी देना चाहते हैं जनता को और स्थिति देखिए आप जयसमंद की क्या है। ये पानी, पेड़ सूख रहे हैं, जमीन सूख रही है, या इन पानी का यूज यहाँ की कमर्शियल गतिविधियों में हो रहा है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार इस पे जांच करे कि ये पानी जा कहाँ रहा है, जबकि इसका जल स्तर 15 फुट हो जाना चाहिए था ये भरना, तो सूखेगा तो 2-3 फुट सूख जाना चाहिए था।
ये इतना 11 फुट पानी गया कहाँ? अलवर न्यूज के लिए मैं पीयूष उपाध्याय। गणेश पौल स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पर आयोजित गणेश महाराज का आगमन समारोह व विशाल मेले को लेकर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ध्वजा रैली निकालकर गणेश आगमन महोत्सव का आगाज किया। गणेश के मंदिर के महंत त्रिलोक शर्मा ने बताया कि गणेश आगमन महोत्सव को लेकर सुबह से ही गणेश भक्तों का मंदिर पहुंचने का क्रम जारी रहा। इस बीच सैकड़ों श्रद्धालु छात्रों ने विधिवत पूजा अर्चना कर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ ध्वजा रैली निकाली। विशाल रैली को नन्ही बालिका ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए मंदिर पहुंची। ध्वजा रैली का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से पूरा कस्बा भक्तिमय हो गया। ध्वजा रैली के मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वजा पताका फहराई गई व इसके साथ 11 दिवसीय गणेश आगमन महोत्सव का आगाज हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों गणेश भक्त मौजूद रहे। ध्वजा रैली में करीब आधा दर्जन विद्यालय के बालक बालिकाओं ने भाग लिया। भारत विकास परिषद अलवर द्वारा इस वर्ष का प्रथम गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन ओसवाल पब्लिक स्कूल अग्रसेन मार्ग अलवर पर किया गया। शाखा सचिव राधेश्याम ने बताया कि विद्यालय में 850 विद्यार्थी व 40 शिक्षक हैं, जिसमें से अलवर शाखा द्वारा विभिन्न स्तरों में श्रेष्ठ परिणाम देने वाले 10 शिक्षक एवं 10 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात रमन सोनी ने भारत विकास परिषद की स्थापना, उद्देश्य एवं संस्कार व सेवा के कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। तत्पश्चात अतुल माथुर ने गुरु शिष्य के संबंध में महत्व के बारे में बताया। अमित गोयल ने बच्चों, शिक्षकों एवं सभी को राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं बच्चों को अच्छा नागरिक बनने की शपथ दिलाई। अंत में सचिव राधेश्याम ने विद्यालय समिति का आभार व्यक्त किया। डायरेक्टर विनोद कुमार शर्मा एवं प्रधानाचार्य श्रीमती रेखा मिश्रा और उनकी पूरी टीम ने भरपूर सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका श्रीमती श्वेता जैन ने किया। कार्यक्रम में अलवर शाखा की ओर से सुरेश गोयल, अशोक गुप्ता, श्रीमती नीना सोनी, कार्यक्रम प्रकल्प प्रमुख ईपी के शर्मा, रमन सोनी, अतुल माथुर, अमित गोयल, राधेश्याम आदि ने भाग लिया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेरली के महर्षि अरविंद महाविद्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक की क्विज प्रतियोगिता का आयोजन को लेकर सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें करीब 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष होने पर देश भर में क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस संबंध में महर्षि अरविंद महाविद्यालय खेरली में एक सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की क्विज प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही PMSBY, PMJJBY, अटल पेंशन, सुकन्या समृद्धि, डिजिटल फ्रॉड, बचत आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी के कार्यों की प्रशंसा की गई और CFL टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अलवर पशुपालन विभाग द्वारा जिला पशु रोग निदान केंद्र पर पशुओं के हर तरह के सैंपलों की जांच की जाती है और पशुपालकों को परेशान नहीं होना पड़ता है। पशु चिकित्सा अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि कोई पशुपालक सैंपल लाता है या चिकित्सालय के द्वारा सैंपल आते हैं, ऐसे सैंपलों की जांच भी होती है। अधिकतर यहाँ पर ब्लड, दूध, यूरिन जैसे सैंपलों की जाँच होती है और जेनेटिक बीमारियों को भी चेक किया जाता है। इस समय FMD के टीकाकरण हो रहे हैं। इस टीकाकरण की कितनी क्षमता है, इसकी भी जांच की जा चुकी है। इसके अलावा काफी प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा विभाग के मार्फत चलाए जा रहे हैं, जिसमें FMD, PPRCT, CSCP आदि शामिल हैं। बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट डिजीज एनिमल डिजीज कंट्रोल लैब है। जो कोई बीमारी होती है उसके जैसे पशुपालक आते हैं या कोई हॉस्पिटल से हमारे पास सैंपल आते हैं, तो हम उस तरह की जांच यहाँ पर करते हैं। हम बेसिकली जो जांचें करते हैं ब्लड की करते हैं, फीकल की करते हैं, यूरिन की करते हैं, मिल्क की करते हैं
तो बाकी हमारा जो प्रोग्राम है वो सीरो सर्विलेंस का चलता है। जो जूनोटिक बीमारी भी है उनके ऊपर कंट्रोल के लिए, और उनकी लगातार सतत मॉनिटरिंग चलती रहती है। जैसे हमारे इस समय एफएमडी का टीकाकरण चल रहा है, तो एफएमडी में रैंडम सैंपलिंग जो हमने के पहले राउंड में की थी, उसकी क्या आउटपुट है, उसका क्या टाइटर है, उसके अंदर बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है उस टीके की अब तक, तो वो पता लगाने के काम आता है। बाकी हम प्री भी लेते हैं, पोस्ट भी लेते हैं। हमारे कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जो भारत सरकार के, एफएमडी सीपी चल रहा है, पीपीआर सीपी चल रहा है, ब्रुसेला सीपी चल रहा है, सीएसएफ सीपी चल रहा है। ये सारी बीमारियां हैं जो विभिन्न प्रकार के पशुओं में होती है। उन बीमारियों का सीरो सर्विलेंस हमारा लगातार सतत मॉनिटरिंग चलती रहती है। तो सर यहाँ पर बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर हॉस्पिटल के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा सैंपल कुछ लिया जाता है, तो ज्यादातर हम उन्हें चिकित्सालय के थ्रू लाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जो इलाज करने वाला है वही समझ पाता है कि हम जो डायग्नोसिस दे रहे हैं वो क्या है। तो पशुपालक, जैसे खनेला की बात करें तो खनेला रोग में अपना पशु को दिखा पशुपालक को कि ना उसके दूध सही नहीं आ रहा, कुछ खराबी है, तो वो अपने आप ले आता है, मगर फिर भी हम उसको जब जांच कर देते हैं बिना उसके, मगर फिर भी हम उसको किस किस तरीके की किस चीजों की यहाँ पे वो सैंपलिंग ली जाती है, किस चीज की जांच की जाती है? जहाँ से फील्ड से ही सैंपल आते हैं, यहाँ पर लेने का कोई वो नहीं है। तो फील्ड से सैंपल जो आते हैं वो हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सब सेंटर हैं, उनके जरूर आते हैं, और वो ब्लड के होते हैं, फीकल होते हैं, जो गोबर कह सकते हैं, और क्या नाम है, यूरिन के हैं या मिल्क के हैं। इस तरह के सैंपल्स हमारे पास लगातार आते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर राजेश चौधरी। डाक विभाग की तरफ से सुकन्या खातों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मूल उद्देश्य है विषम लिंगानुपात को दूर करने व बालिका की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं माता पिता को अपनी बेटियों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने के लिए अलवर डाक मंडल द्वारा जिले के सभी डाकघरों में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक विशेष सुकन्या खाते खोलने के अभियान चलाया जा रहा है। प्रवर अधीक्षक अलवर मंडल के जब्बार खान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या योजना का मूल उद्देश्य है बालिका शिक्षा के लिए बचत करने, बालिका शिक्षा, बालिका शादी के समय बालिका व बालिका के माता पिता की वित्तीय सुरक्षा के साथ उच्च ब्याज दरों पर लाभ अर्जित करने एवं इनकम टैक्स रिबेट के लाभ को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आयोजित किए जा रहे इस विशेष अभियान के दौरान सभी डाकघरों का स्टाफ सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के साथ विभिन्न लघु बचत योजनाओं की विस्तृत जानकारी आमजन को प्रदान करेंगे। साथ ही बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाए जाने के लिए सूचना पत्रक व पम्पलेट वितरित किए जाएंगे। अलवर डाक मंडल बालिका शिक्षा व उनके भविष्य के लिए बचत के लिए प्रोत्साहित किए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी ये भारत सरकार का एक कैंपेन चलाया जा रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्चियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक बच्चियों को सुकन्या समृद्धि अकाउंट खाते खोलकर उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इसमें क्या है कि छोटी छोटी बचत धीरे धीरे होकर के, और जब एक बच्ची की पढ़ाई के लिए या फिर बच्ची की शादी के लिए जरूरत पड़ती है तो एक हैंडसम अमाउंट उस टाइम तक कलेक्ट हो जाता है, जिसपे अच्छा खासा रिटर्न भारत सरकार भी वापस देती है। तो इससे क्या है कि बच्चियों को जो आर्थिक जरूरतें पड़ती हैं उनकी शादी के लिए या फिर उनकी पढ़ाई के लिए, जिसके कारण हमारे समाज में कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चियों को बोझ की तरह समझा गया। तो इसमें भारत में लिंगानुपात को सुधारने के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके वित्तीय सुरक्षा के लिए ये स्कीम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी, और इसी को आगे बढ़ाते हुए एक महीने का ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लक्ष्य है कि अधिक से अधिक बच्चियों को जोड़ा जाए। इसमें अच्छा खासा रिटर्न है, आपको अच्छा खासा जो इंटरेस्ट रेट है वो इस पे मिलता है, और एक साल में आप 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जितना भी की क्षमता है उसके हिसाब से जमा किया जा सकता है। और अभी ये भी आवश्यकता नहीं है कि आपको पोस्ट ऑफिस ही आना पड़े अपना इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए, आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी जमा कर सकते हैं। तो इस तरह के नए फीचर्स के साथ इसको डिजिटाइज भी किया गया है, और इसमें अधिक से अधिक बच्चियों को जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। सर इसमें कितनी से कितनी उम्र तक का रखा गया है, और इसमें 10 साल से छोटी बच्चियां जो है उनको किसी का भी अकाउंट खोला जा सकता है। सर इसमें जैसे कि
भिवाड़ी ग्राउंड पर रात्रि बीसीजी 40+ क्रिकेट टूर्नामेंट 2 सितंबर से शुरू हुआ, जिसके चीफ गेस्ट पार्षद अमित नाहटा ने दोनों टीम के खिलाड़ियों के साथ पिच कर जाके मुलाकात की और सभी को अच्छे क्रिकेट खेलने की बधाइयां दी। जिसमें पहला मैच सीएसके रॉयल और लीजेंड्स के बीच हुआ। टॉस सीएसके रॉयल्स के कैप्टन संदीप चौधरी ने जीता और पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 152 रन बनाए, जिसमें बल्लेबाज दलवीर सहरावत 30 रन, धर्मी ने 38 रन बनाए, राहुल भारद्वाज ने 27 रन, अनूप यादव ने तेज 14 रन बनाए। लीजेंड से 40 के गेंदबाज प्रदीप शर्मा ने 2 विकेट और आशीष ने 1 विकेट। रविंद्र खटाना ने अपने 4 ओवर में 26 रन देकर महत्वपूर्ण 5 विकेट लिए। इसके जवाब में लीजेंड 40 के कैप्टन सचिन तंवर टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 153 रन बना दिए। मैच बहुत कांटे की टक्कर का हुआ। मैच का जीत का फैसला आखिरी ओवर की अंतिम गेंद तक गया। मैच का आखिरी ओवर अनूप यादव ने डाला और जबरदस्त बॉलिंग की। अंत में लीजेंड के कप्तान सचिन तंवर ने आखिरी बॉल पर 1 रन लेकर अपनी टीम को यह मैच जीता दिया। लीजेंड 40 ने 3 विकेट से मुकाबला जीता, जिसमें लीजेंड से 40 की तरफ से निक्की बंसीवाल ने 40 रन, अनिल ने 26 रन और अंत में टीम को संभाला प्रदीप यादव ने 33 रन का योगदान दिया और सीएसके रॉयल हीरो के गेंदबाज अनूप यादव और राहुल भारद्वाज ने 2 विकेट, किशन नगर और निशांत राणा, अजय पवार ने 1-1 विकेट लिया। मैच में लीजेंड 40 के रविंद्र खटाना का शानदार प्रदर्शन रहा और वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। उन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और फाइटर ऑफ द मैच अवार्ड सीएसके के राहुल भारद्वाज को दिया गया। इस मैच में भारतीय सेना में कार्यरत व छुट्टी पर आए फौजी सुंदर नागर, जिन्होंने 40+ के हो रही टूर्नामेंट में खेलने की इच्छा व्यक्त की, वे बताया कि इस तरह के टूर्नामेंट होते रहने चाहिए। इस मैच के दौरान उपस्थित पार्षद अमित नाहटा, आर पुनिया, विवेक सोती, पोरस सिंह, मकी गुर्जर, सलीन बंसल, कुलदीप सैनी मानव, पार्षद किशन नागर, निशांत राणा, गौरव चौहान, एबीएस ग्राउंड के ओनर अनूप यादव, मोहन स्वरूप, हरीश, अतीश पांडा, विजय, निक्की बंसीवाल, अनिल, रविंद्र खटाना, आशीष, सचिन तंवर, सुनील सोलंकी, आशीष साराभाई, प्रदीप यादव, प्रदीप, महेश यादव, अमर, हर्ष शर्मा, शकील खान, दीपक दायमा, विक्की दायमा, दलबीर सहरावत, राकेश, नितेश, सुंदरनगर, डॉक्टर जतिन, अजित सिंह रहे। यह जानकारी भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक हर्ष शर्मा ने दी। भिवाड़ी के आशियाना सुपर मॉम क्लब ने स्थानीय टैगोर उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीचर डे ग्रीटिंग कार्ड बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में टैगोर स्कूल के 9 से 12 तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों ने भागीदारी की। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को 1 घंटे में टीचर डे पर ग्रीटिंग कार्ड बनाना था। कार्यक्रम में सुपर मॉम क्लब की ओर से संयोजिका श्रीमती उमा अग्रवाल, राजकीय बालिका महाविद्यालय प्राचार्य श्रीमती रश्मि पारिक, टैगोर स्कूल प्रधानाचार्य कुलदीप पारिक, उप प्रधानाचार्य श्रीमती रीना पारिक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। श्रीमती रश्मि पारिक ने बच्चों को दिए अपने आशीर्वचन में बताया कि बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाना इस प्रतियोगिता का उद्देश्य रहा। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रथम स्थान लाने वाली बालिका को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। 10 चयनित कार्ड्स बनाने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। सुपर मॉम क्लब द्वारा टैगोर विद्यालय के प्रबंधन एवं स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया। विद्यालय की ओर से भी सुपर मॉम क्लब की श्रीमती उमा अग्रवाल को स्मृति चिन्ह दिया गया। WRRC टीम के अध्यक्ष विवेक जसाईवाल ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ठेकड़ा में 150 जवानों को वन्य जीवों से खुद की व अन्य लोगों की सुरक्षा करने के गुर सिखाए। सभी जवानों ने वन्य जीवों से जुड़े अपने कहानियों और तजुर्बों को साझा किया। विशेषकर सांपों, गोहरों से जुड़े अंधविश्वास पर जवानों ने सवाल किए, जिसका जवाब देते हुए वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर के अध्यक्ष ने बताया कि सांपों के जहर का इलाज कुछ लोग झाड़ फूंक करके करने का झूठा दावा करते हैं, जो पूर्णतः गलत है। इसी के चलते अधिकतर लोग मरीज को हॉस्पिटल ले जाने में देरी कर देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। विवेक ने बताया कि देश में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सर्पदंश से अपनी जान गंवा देते हैं। मरने वाले मामलों में मृत्यु का मुख्य कारण मरीज को हॉस्पिटल नहीं ले जाना होता है। सर्पदंश के इलाज में काम आने वाली एंटी वेनम दवा इतनी ज्यादा कारगर है कि अगर मरीज को समय रहते हॉस्पिटल ले जाया जाए तो मरीज की जान 100% बचाई जा सकती है। टीम ने विपरीत परिस्थितियों ने सभी जवानों ने जंगलों में रहने के गुर सीखे। विशेषकर बारिशों में असल खतरा बड़े जीव नहीं अपितु छोटे जीव हो सकते हैं, जिनसे भी बचाव के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%.
CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS, JLG Square, opposite Harish Hospital, near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने अपनी विधानसभा क्षेत्र बहरोड के कई गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने विधायक कोटे से नांगल मेहता से बीरनवास तक सड़क शिलान्यास हेतु रुपए 80 लाख रुपए, नानकवास से मेहतावास सड़क शिलान्यास के नाम 1 करोड़, गिगलाना सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख, नंगली में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 10 लाख, बलाहीर शमशान घाट के पुनरुद्धार हेतु 10 लाख और नंगली से अडियाल ढानी तक सड़क शिलान्यास के लिए 40 लाख देने की घोषणा की। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने चौपालों पर जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी, समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, आमजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए भाजपा सदस्यता अभियान से ग्रामीणों को जोड़कर 8800002024 पर मिस कॉल करवाकर उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। चौपालों पर ग्रामीणों ने विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया और निरंतर हो रहे विकास कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। सिंधी समाज सेवा समिति शिवाजी पार्क द्वारा अपने इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल का 40वां महोत्सव के समापन कार्यक्रम 16 जुलाई से 24 अगस्त तक झूलेलाल मंदिर शिवाजी पार्क में बड़ी धूमधाम से 40 दिन से मनाया जा रहा था, जिसमें जो अखंड ज्योत जलाई गई थी उस ज्योत विसर्जन के लिए अलवर सिंधी समाज के करीब 200 लोग 3 बसों द्वारा बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे हरिद्वार पहुंचे। कार्यक्रम संयोजक नितिन असनपाल ने बताया कि शाम 7 बजे हरिद्वार गंगा भवन से हर की पौड़ी तक भगवान झूलेलाल जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सिंधी बैंड पर व शहनाई की धुन पर डांडिया नृत्य किया गया। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हरिद्वार के निवासियों द्वारा फूलों की वर्षा कर किया गया। रात्रि 10 बजे ज्योत का विसर्जन विधि विधान के साथ हर की पौड़ी पर किया गया। अगले दिन प्रातः 8 बजे समाज के लोगों द्वारा अलवर शहर के लोगों के सुख समृद्धि के लिए विशेष पूजा अर्चना विधि विधान के साथ हर की पौड़ी घाट पर की गई। कार्यक्रम में अलवर सिंधी समाज के रमेश चौथानी, नरेश तख्तानी, गोविंद कुकरेजा, प्रताप राय बावानी, खेमचंद चंदवानी, भैरूमल बिरयानी, टेकचंद हाथीरामानी, विजय जुमनानी, भजनलाल गणेशानी, अशोक तख्तानी, रमेश महाराजानी, देवानंद, किशोर जिंसानी सहित अलवर सिंधी समुदाय की महिला, बुजुर्ग, पुरुष उपस्थित हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति अध्यक्ष झामन दास किमतानी का विशेष सहयोग रहा। भिवाड़ी में एसीबी ने सीजीएसटी के एक इंस्पेक्टर और संविदा कर्मी को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 12 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया। डीएसपी परमेश्वर यादव ने बताया कि आरोपी ने 1.40 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। टीम ने इन्हें मौके पर ही रंगे हाथ गिरफ्तार किया। टीम ने यह कार्रवाई सोमवार शाम करीब 6 बजे की। पकड़े गए आरोपी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह और संविदा कर्मी भाव सिंह सीजीएसटी के सेक्शन डी में कार्यरत हैं। भिवाड़ी एसीबी ने बताया कि इन्होंने एक फर्म के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। भिवाड़ी एसीबी के डीएसपी परमेश्वर दयाल ने बताया कि टपुकड़ा में किंगडम फर्म के मालिक ने उन्हें 29 अगस्त को शिकायत दी थी कि सीजीएसटी का इंस्पेक्टर देवेंद्र गुर्जर उनसे उनकी फर्म की रिकवरी निकालना और फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की धमकी देकर उनसे 5 लाख रुपए रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। इस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया तो शिकायत सही पाई गई। उसके बाद सोमवार को एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और भिवाड़ी बाईपास पर स्थित सीजीएसटी कार्यालय में देवेंद्र गुर्जर और उनके सहायक कर्मचारी भाव सिंह को रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एसीबी ने युवक को 10,000 रुपए इंडियन करेंसी और 1,30,000 रुपए डमी करेंसी देकर इंस्पेक्टर देवेंद्र गुर्जर के पास भेजा तो देवेंद्र गुर्जर ने अपने सहायक कर्मचारी भाव सिंह को रिश्वत राशि देने की बात कही। जैसे ही परिवादी रिश्वत राशि देकर बाहर निकला, वैसे ही एसीबी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। एसीबी डीएसपी परमेश्वर दयाल ने बताया कि आरोपी देवेंद्र गुर्जर ने पूछताछ में बताया है कि रिश्वत की राशि अपने उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाता है, जो भिवाड़ी सीजीएसटी कार्यालय में ही कार्यरत हैं। अभी पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। फिलहाल अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद एसीबी सीजीएसटी के उच्च अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी।
कल हमने 2 जीएसटी में ट्रैप करके एक जीएसटी इंस्पेक्टर देवेंद्र और एक उनके सहायक कर्मचारी था, उनको 1,40,000 रुपये देते हुए पकड़ा था। इनको पूछताछ की गई, उन्होंने और कोई तथ्य नहीं बताया, नहीं ऐसे कोई तथ्य सामने आए। बाकी अनुसंधान में जिस अधिकारी के पास जाएगा वो और ज्यादा इस पर विस्तृत अनुसंधान करके पता लगाएगा कि उसमें और क्या कौन कौन अधिकारी संलिप्त है। बाकी आज न्यायालय में पेश कर दिया गया, तो उन्होंने आगामी तारीख 12 तक जेसी कर दिया। अभी ये जो आगे कार्रवाई क्या की जाएगी, किसके नेतृत्व में पूरी? अभी तो हम इसको जेसी करवा देंगे, बाकी मुख्यालय से जिस अधिकारी का नाम होगा फाइल उनके ट्रांसफर होगा। किसके नेतृत्व में कार्रवाई? अब ये पता नेतृत्व में, अभी तक तो मेरे नेतृत्व में ही हुई है। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत द्वारा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भिवाड़ी में संपन्न हुआ। स्कूल प्रधानाचार्य श्रीमती ऋतु राणा ने शब्दों द्वारा सभी का स्वागत किया। परिषद द्वारा प्रधानाध्यापिका सहित 5 अन्य शिक्षकों व विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता प्राप्त 7 उदीयमान छात्राओं को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र द्वारा सम्मानित किया गया। सीए आर.के. गुप्ता ने गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रकल्प के महत्व व उद्देश्य पर प्रकाश डाला। शाखा अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी के द्वारा छात्रों को शपथ दिलाई गई। सचिव सुनीता यादव ने बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा एवं उनकी आत्मनिर्भरता पर बल दिया। पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर नवनीता शर्मा द्वारा गुरु की महिमा और बच्चों के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। मंच संचालन प्रकल्प प्रमुख मनोज जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की 500 छात्राएं एवं 25 शिक्षक उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अर्बन न्यूज के साथ। नमस्कार।